गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में अपने पूर्ति के नियम जो था वो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व और जिसमें हमने व्यक्तिगत अनुसूची, पूर्ति अनुसूची क्या होती है, पूर्ति वक्र क्या होता है, बाजार पूर्ति अनुसूची क्या होती है, बाजार पूर्ति वक्र क्या होता है, ये हमने देखा था। अब हम इसी को लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं कि पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र है क्या। इसका डायग्राम जो हमने पहले बनाया था, अब इसको लाइन टू लाइन बुक में से हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें देखो, पूर्ति अनुसूची का निर्माण पूर्ति नियम के आधार पर किया जाता है। तो पूर्ति का नियम क्या बोलता है? किसी वस्तु विशेष की कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति की जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है, और वस्तु विशेष की जो अगर कीमत में कमी आती है तो पूर्ति की मात्रा भी घट जाती है। यहाँ पर जैसे दे रखा है 10 रुपए पर कितनी है अपनी 250। जैसे ही जैसे कीमत बढ़ती जाती है सप्लाई आपकी बढ़ती चली जाएगी, और जैसे कीमत घटती चली जाती है सप्लाई भी घटती चली जाएगी। ये तो कहलाता है अपना पूर्ति वक्र। पूर्ति अनुसूची क्या है? ये जो टेबल है ना, कि हम विभिन्न प्रकार की इसकी प्राइस पर कि एक उत्पादनकर्ता या एक पूर्तिकर्ता कितनी मात्रा बेचने को तैयार है, इसको एक सारणी के रूप में दर्शाना अनुसूची कहलाती है। तो व्यक्तिगत ये अनुसूची को कितने भागों में बांटा गया? फर्म पूर्ति अनुसूची को 2 भागों, व्यक्तिगत फर्म पूर्ति अनुसूची और दूसरा है बाजार पूर्ति अनुसूची। व्यक्तिगत फर्म पूर्ति अनुसूची क्या है, इसको हम लोग देख रहे हैं कि व्यक्तिगत फर्म पूर्ति अनुसूची मैंने आपको बताया था कि जहां पर आप केवल एक इंडिविजुअल सप्लायर, एक इंडिविजुअल पूर्तिकर्ता का अध्ययन करोगे अगर विभिन्न कीमतों पर, तो वो व्यक्तिगत कहलाता है। और जब एक से अधिक व्यक्तिगत विक्रेताओं की अगर आप विभिन्न कीमतों पर मात्राओं के योग का अध्ययन करो तो वो बाजार पूर्ति कहलाता है। जैसे ये रहा बाजार पूर्ति क्या है कि अलग अलग प्राइस चल रही है, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40। ए कितना सप्लाई करने को तैयार है, बी कितना सप्लाई। अगर अलग अलग आप अध्ययन करते हो तब तो हम बोल देंगे इसको व्यक्तिगत फर्म पूर्ति अनुसूची है। और इनकी मात्राओं का योग एक साथ अगर दोनों का अध्ययन करते हो कि 10 रुपए पर बाजार में टोटल कितनी पूर्ति हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बाजार पूर्ति कहने वाले हैं। तो मेरे को यहाँ पे एक सारणी दे रखी है जो बता रखा है कि फर्म ए की पूर्ति अनुसूची क्या है, फर्म बी की पूर्ति अनुसूची क्या है। दोनों को अलग अलग बता रखा है, दोनों का अलग अलग अध्ययन करोगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत फर्म पूर्ति अनुसूची बोलते हैं। तो उपयुक्त फर्म के द्वारा बाजार कीमत पर उपलब्ध पूर्ति की मात्रा के अनुरूप उसके पूर्ति वक्रों का स्वरूप नीचे दिखाया गया, यानी इसके अकॉर्डिंग ही नीचे हमारा वक्र बता रखा है कि किस तरीके का बनेगा। ए फर्म का पूर्ति वक्र कैसा होगा और बी फर्म का पूर्ति वक्र कैसा देखने को हमें मिलता है। तो उपयुक्त फर्मों के द्वारा बाजार कीमतों पर उपलब्ध पूर्ति की मात्रा के अनुरूप इसमें पूर्ति वक्रों का स्वरूप नीचे दिखाया और रेखा चित्र में प्रदर्शित किया गया। एक्स एक्स पर हम दर्शाते हैं किसी भी वस्तु की मात्रा को, और वाई एक्स पर दर्शाया जाता है अलग अलग कीमतों को, कि वस्तु की पूर्ति की कीमत और विभिन्न संयोगों के बिंदुओं के प्राप्त वक्र एक धनात्मक ढाल वाला होता है जिसे पूर्ति वक्र कहते हैं। तो किस प्रकार का इसमें संबंध भी अगर पूछ ले कि वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में कैसा संबंध पाया जाता है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, धनात्मक संबंध पाया जाता है, पॉजिटिव संबंध पाया जाता है। कैसे? क्योंकि जब कीमत बढ़ती जाएगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, और जब कीमत घटती है तो आपकी पूर्ति भी घट जाएगी। फिर अनुसूची, बाजार पूर्ति अनुसूची क्या है या पूर्ति, यह भी हमने पढ़ा था। व्यक्तिगत पूर्ति क्या है या व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची क्या है, और व्यक्तिगत पूर्ति वक्र क्या है। तो व्यक्तिगत पूर्ति का मतलब होता है केवल हम विभिन्न प्राइस पर, विभिन्न कीमतों पर एक व्यक्तिगत विक्रेता कितनी मात्रा बेचने को तैयार है उसे व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। और इसको सारणी के रूप में दर्शाना व्यक्तिगत फर्म पूर्ति अनुसूची कहलाती है, और वक्र के रूप में दर्शाना व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहलाता है। अब हम पढ़ रहे हैं बाजार पूर्ति। तो बाजार पूर्ति अनुसूची है कि विभिन्न बाजार कीमतों पर विशिष्ट वस्तु की पूर्ति करने वाले सभी फर्मों की पूर्ति की मात्राओं का योग जो है वो क्या कहलाएगा? बाजार पूर्ति कहलाता है। यानी एक निश्चित कीमत पर ए कितने बेचने को तैयार है, बी कितना बेचने को तैयार है, सी कितना बेचने को तैयार है, इन सब की मात्राओं का योग क्या कहलाता है? बाजार पूर्ति कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे बता रखा है वस्तु की पूर्ति करने के लिए, जैसे आपको बोल रखा है कि यहाँ पे वस्तु की पूर्ति करने के लिए यदि बाजार में किसी वस्तु विशेष का उत्पादन करने वाली 2 फर्में ए और बी 2 है, जिनकी व्यक्तिगत पूर्ति तालिका ऊपर आपने अलग अलग देखी थी, इंडिविजुअली कैसे बनती है, बाजार वाली में कैसे बननी पड़ेगी। तो निश्चित कीमत पर मात्राओं के योग को, ये निश्चित कीमत चल रही है 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40, इस पर ए कितना बेचने को तैयार है और बी कितना सप्लाई करने को तैयार है, दोनों का टोटल जो क्या कहलाएगा? बाजार पूर्ति कहलाता है। बाजार पूर्ति वक्र क्या है? इसी सारणी को वक्र के रूप में दर्शाना, ओवाई एक्स पर कीमत को और ओ एक्स पर अपनी मात्रा को दर्शाते हैं, इसको वक्र के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है? बाजार पूर्ति वक्र अपना कहलाता है। तो उपयुक्त तालिका के आधार पर हम दोनों फर्मों ए तथा बी की पूर्ति मात्राओं के योग से प्राप्त कुल बाजार पूर्ति से जो वक्र खींचे जाते हैं उन्हें बाजार पूर्ति वक्र कहते हैं। यह व्यक्तिगत फर्मों के पूर्ति वक्रों के श्रेणीज योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये भी लाइन मोस्ट है कि व्यक्तिगत फर्म के पूर्ति वक्रों के श्रेणीज योग द्वारा बाजार पूर्ति वक्र को प्राप्त किया जाता है। श्रेणीज योग का मतलब क्या है कि 10-30 रुपए कीमत पर ये जो श्रेणीज इस तरीके से, ये होता है लंबवत और ये होता है श्रेणीज। तो 500 और 800 का टोटल क्या है? श्रेणीज है। तो 30 रुपए पर श्रेणीज जो योग होगा वो क्या कहलाता है? अपना बाजार पूर्ति कहलाता है। तो नीचे जो चित्र बता रखा है आपको, जिस डायग्राम बता रखा है उसमें
हमें पूर्ति वक्र बता रखा है। ये पूर्ति वक्र कौन सा, बाजार पूर्ति वक्र, अपने मैंने पिछली वीडियो में बना के भी आपको बताया था किस तरीके से बनता है, किस तरीके से टेबल बनती है। तो इसमें भी कैसा संबंध, धनात्मक रिलेशन ही इसमें पाया जाता है कि जैसे जैसे आपकी कीमत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पूर्ति भी देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है। तो उपयुक्त रेखा चित्र में एक्स एक्स पर बिस्किट पैकेटों की संख्या या मात्रा बोल दो और वाई एक्स पर कीमत को प्रदर्शित करते हैं। बाजार पूर्ति वक्र जो अपना एस वक्र बता रखा है व्यक्तिगत फर्मों के पूर्ति वक्र के क्षैतिज योग से हमें प्राप्त होता है। एस ए और एस बी का मतलब है, एस ए का मतलब है ए फर्म द्वारा की जाने वाली पूर्ति और एस बी का मतलब है बी फर्म द्वारा की जाने वाली पूर्ति के योग से पूर्ति वक्र में परिवर्तन। तो कहीं ना कहीं जब हम मांग वाला चैप्टर पढ़ गए तो मैंने पहले बताया था पूर्ति वक्र में परिवर्तन यानी एक ही वक्र में विस्तार और संकुचन की बात करें ना तो वो चाहे मांग का हो चाहे विस्तार हो, बस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको बनाने वाले हैं कि जहां पर केवल एक ही तत्व में परिवर्तन होता है बाकी सारे के सारे तत्व अपने क्या रहने वाले हैं, स्थिर रहने वाले हैं, उसे हम बोलते हैं पूर्ति वक्र में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि एक फर्म का पूर्ति वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति मात्रा के सापेक्ष धनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। हमें पता है बिल्कुल कि एक फर्म का पूर्ति जो होता है नियम जो है वो किस प्रकार की वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के बीच धनात्मक संबंध को दर्शाता है, जबकि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन केवल उस वस्तु की कीमत जिससे हम पूर्ति विश्लेषण कर रहे हैं से होता है, जबकि पूर्ति वक्र में परिवर्तन अन्य कारकों से, यानी दो चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक तो यह है कि पूर्ति की मात्रा में कब ये वृद्धि होने वाली है, विस्तार संकुचन कब होगा, और एक पूर्ति वक्र कब शिफ्ट होगा, नया पूर्ति वक्र हम कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखो पूर्ति वक्र में परिवर्तन का मतलब है विस्तार संकुचन कैसे होगा। तो जहां पर केवल एक ही तत्व में परिवर्तन देखने को मिलता है, वस्तु की कीमत में केवल बढ़ोतरी और कमी देखने को मिलती है, उससे मात्रा पर जो फर्क पड़ता है उसे हम कहते हैं पूर्ति वक्र में परिवर्तन। तो एक फर्म का पूर्ति ये हो गया है, यहाँ पर पूर्ति मात्रा में परिवर्तन केवल उस वस्तु की कीमत जिसमें हम पूर्ति विश्लेषण कर रहे हैं से होता है, यानी केवल एक ही तत्व में परिवर्तन होना चाहिए और वो है मात्र वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो विस्तार होगा और कीमत में कमी आती है तो संकुचन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर कोई भी तत्व परिवर्तनशील होता है तो बहुत सारे तत्व जो हमने पढ़ के आए थे, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उत्पादन की लागतें, ये देखो वस्तु की बाजार, ये अपने उत्पादन की लागतें, स्थानापन्न, पूरक वस्तुएं, तकनीकी में परिवर्तन, विशेष अवसर, आगतों की गुणवत्ता, ये बहुत सारे तत्व हैं जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो कीमत के अलावा अगर इनमें परिवर्तन होता है तो पूर्ति वक्र अपना शिफ्ट होगा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं और शिफ्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये विस्तार संकुचन क्या है, तो ये विस्तार संकुचन केवल और केवल कीमत में अगर वृद्धि होती है ना कि 2 से 4 हो गई तो मात्रा क्या होगी 10 से 15, 4 से अगर 6 हो जाती है तो 15 से 20, तो जैसे जैसे कीमत इसकी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, पूर्ति में विस्तार देखने को मिलेगा। आपको केवल एरो यहाँ पर शो करना है, बाकी डायग्राम सेम टू सेम वैसा ही बनने वाला है। संकुचन में एरो इस तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा कि किस तरीके से एक्स एक्स पर दर्शा रहे हैं पूर्ति की मात्रा को और वाई एक्स पर दर्शा रहे हैं हम लोग वस्तु की कीमत को। तो ये जो डायग्राम हमें बता रखा है किस तरीके से कीमत बढ़ने और घटने पर विस्तार और संकुचन होगा, ये आप पढ़ लेना। इसमें यही लिख रखा है कि वस्तु की कीमत यहां से यहां तक पहुंच गई तो मात्रा पर क्या फर्क पड़ेगा, मात्रा में विस्तार देखने को हमें मिलता है। पूर्ति वक्र में परिवर्तन या शिफ्ट, कि आपका पूर्ति वक्र कब शिफ्ट होता है, कब हमें एक नया पूर्ति वक्र प्राप्त होता है। तो बताया था कि पूर्ति को बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं, तो वस्तु की कीमत के अलावा, वस्तु की जो कीमत है वो पूर्णतः स्थिर रहेगी, वस्तु की कीमत के अलावा वस्तु को प्रभावित करने वाले तत्व है जैसे प्रौद्योगिकी, तकनीकी में परिवर्तन, विशेष अवसर आ गया, ये अपने प्रोडक्शन कॉस्ट कम लग रही है या बढ़ रही है, जो भी है, इनमें अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो पूर्ति वक्र शिफ्ट होगा, हमें नया पूर्ति वक्र प्राप्त होगा। तो चित्र जो बता रखा है, हमें जो बता रखा है कि अगर ये जैसे टेक्नोलॉजी में अगर सुधार हो गया, तकनीकी में सुधार हो गया तो हम जो है ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, उसी कीमत पर ज्यादा मात्रा बेचने को तैयार होंगे। या विशेष अवसर जैसे याद आता है कि कोई त्योहार, शादी, ये सीजन वगैरह आता है तो वहां पर क्या होगा, कोई भी त्योहार या जो फेस्टिवल वगैरह शादियों का सीजन आता है, जो भी किसी वस्तु विशेष की जो होती है वो बिक्री क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसी कीमत पर। लेकिन यहाँ पर विशेष धारणा, विशेष अवसर का मतलब कोई त्योहार, सीजन या सीजन आने पर जैसे क्या होगा, उसी कीमत पर विक्रेता ज्यादा पूर्ति करने को तैयार है, तो पूर्ति वक्र अपना दाएं ओर खिसक जाता है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, और जैसे ही विशेष अवसर जाएगा वापस पूर्ति वक्र लेफ्ट हैंड की तरफ आ जाएगा। तो यही है कि पूर्ति का अपना पूर्ति वक्र कब दाएं बाएं ओर खिसकता है। तो आपको इसमें यही लिखना है कि पूर्ति वक्र परिवर्तन वस्तु विशेष की कीमत में परिवर्तन से नहीं बल्कि अन्य कारकों में परिवर्तन से होने से देखने को मिलता है, जैसे प्रौद्योगिकी परिवर्तन, संबंधित वस्तु की कीमतें, कर नीति, विशेष, इनमें किसी प्रकार का अगर परिवर्तन आता है, ठीक है, तो पूर्ति वक्र अपना दाएं बाएं ओर खिसक जाएगा। तकनीकी में परिवर्तन हो गया तो भी सुधार होगा, तो भी हम ज्यादा मात्रा का उत्पादन कर पाएंगे और सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा, और अगर बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है तो कमी। इसके अलावा जैसे बोल सकते हो कि प्रोडक्शन कॉस्ट अगर मेरी इंक्रीज हो जाती है तो कैपिटल कहीं ना कहीं लिमिटेड लगाई जाती है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाती है
तो पूर्ति वक्र दाएं और ये बाईं ओर शिफ्ट होगा, और प्रोडक्शन कॉस्ट में अगर कमी आती है तो हम उसी पूंजी पर जितना पैसा है उसमें हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो पूर्ति वक्र आपका दाईं ओर खिसकेगा। ये सारी बातें इसमें बता रखी है। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर हमें जो करने हैं कि सारे इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे कौन कौन से इसके क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आंसर इसके देखते हैं। सबसे पहले कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है पूर्ति को प्रभावित करता है? वस्तु की कीमत, साधनों की कीमत, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारे के सारे जो है पूर्ति को प्रभावित करते हैं। अगला, वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के मध्य कैसा संबंध है? प्रत्यक्ष और धनात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद एक सामान्य वस्तु की पूर्ति वक्र का ढाल कैसा होता है? तो धनात्मक ढाल हमें देखने को मिलेगा। पूर्ति वक्र का ढाल कैसा होता है? धनात्मक हमें देखने को मिलता है। यदि एक उत्पादक किसी निश्चित समयावधि में कुल 200 इकाइयां उत्पादित करता है, प्रोडक्शन किया, बनाई उसने 200 है, लेकिन यदि 180 इकाई बिक्री है तो बाजार में उपलब्ध करता है, यानी 180 यूनिट ही वो बेचने के लिए तैयार है, तो बाजार में पूर्ति कितनी होगी? 180 ही होगी। और स्टॉक अगर पूछ लेता तो उस समय हम उसको स्टॉक कितना बताते? 20 बताते। तो इसमें भी आंसर होगा अपना डी। निम्न में से कौन सा कारक पूर्ति वक्र में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें केवल डायरेक्ट है, वस्तु की कीमत नहीं होती पूर्ति वक्र में परिवर्तन के लिए, यानी कब शिफ्ट होता है? तो कीमत को छोड़कर बाकी सारे तत्व जो है इसके लिए उत्तरदायी है। पूर्ति किसे कहते हैं? पूर्ति का मतलब है कि एक विक्रेता द्वारा बाजार में प्रचलित कीमत पर या निश्चित कीमत पर अगर अपना उत्पादन बेचने को तैयार है तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ति कहते हैं। स्टॉक से क्या अभिप्राय? तो स्टॉक जो है किसी भी फर्म के उत्पादन की मात्रा से है जो वो बेचने के लिए उत्पादित करता है। स्टॉक का मतलब क्या है कि किसी भी एक उत्पादनकर्ता द्वारा या एक फर्म के द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया है बिक्री के उद्देश्य से, ठीक है, तो वो हम जितना वो बेचने के लिए तैयार है उसे हम सप्लाई बोल देंगे, और बाकी जो रिमेनिंग होगा वो अपना क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाता है। पूर्ति के नियम से आप क्या समझते हो? तो पूर्ति के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु विशेष की कीमत में बढ़ोतरी होने पर पूर्ति की जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है, और वस्तु विशेष की कीमत में कमी आने पर पूर्ति की जाने वाली मात्रा भी घट जाती है। इसमें वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध पाया जाता है। बाजार पूर्ति का क्या अर्थ है? तो बाजार पूर्ति क्या है? अनेक व्यक्तिगत फर्मों द्वारा विभिन्न बाजार कीमतों पर उपलब्ध या पूर्ति की जाने वाली मात्राओं के योग को बाजार पूर्ति कहते हैं। तो अनेक व्यक्तिगत फर्मों द्वारा विभिन्न कीमतों पर पूर्ति की जाने वाली मात्राओं के योग को, सरेती योग को हम लोग बाजार पूर्ति बोलते हैं। फिर पूर्ति और स्टॉक में भेद बताइए। पूर्ति और स्टॉक में अगर अंतम हम पढ़े तो कोई भी एक तो स्टॉक तो क्या, ये पूर्ति तो क्या है कि जिस कीमत पर वो बेचने को तैयार है वो हमारी सप्लाई कहलाएगी, और जितना रिमेनिंग होगा वो अपना स्टॉक कहलाएगा, क्योंकि उस समय वो उसको बेचने के लिए तैयार नहीं है। इसका एक अलावा एग्जांपल भी दे सकते हैं कि उसने 100 यूनिट बनाई, 80 यूनिट जो है वो मार्केट में बेचने को तत्पर है, तैयार है, तो 80 यूनिट को हम पूर्ति बता देंगे और 20 यूनिट को हम अपना स्टॉक बता देंगे। पूर्ति के नियम की कोई 4 मान्यताएं बताओ कि पूर्ति के नियम की मान्यताएं क्या है? तो मान्यताएं जो थी कि इसमें वस्तु विशेष के उत्पादन साधनों की पूर्ति कीमतें स्थिर रहनी चाहिए, वस्तु विशेष के उत्पादन की तकनीकी स्थिर रहनी चाहिए, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये क्रेता विक्रेताओं की रुचि स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तु विशेष की पूर्ति विभाज्य हो, यूनिट जो होनी चाहिए। तो बहुत सारी जो हमने अजम्पशन पढ़ी थी ना मान्यताएं, ये पेज नंबर 37 पर, तो ये मान्यताएं आप लोग पढ़ सकते हो। फिर पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के कारण, उसी के नीचे जो अभी मान्यताएं थी उसी के नीचे लिखा हुआ है, वहां हमें केवल 3 ही दे रखी है। सबसे पहला तो है कि ऊंची कीमतों पर लाभ अधिकतम करने के लिए फर्म क्या करती है? अधिक मात्रा बेचने का प्रयास करती है। उसके बाद सेकंड जो है कि वस्तु विशेष के उत्पादन की तकनीकी उसमें ऊंची बाजार कीमतों पर नए उत्पादकों का आगमन होता है जिससे पूर्ति बढ़ती है। पहला पॉइंट तो क्या है कि ऊंची कीमतों पर लाभ अधिकतम करने के लिए फर्म अधिक मात्रा बेचती है। ऊंची कीमतों पर लाभ अधिकतम करने के लिए फर्म अधिक मात्रा बेचती है। सेकंड है ऊंची बाजार कीमतों पर नए उत्पादकों का आगमन होगा, और दीर्घकाल में सभी उत्पादन साधनों की पूर्ति परिवर्तनशील होता है, वस्तु की पूर्ति को आसानी से बढ़ाया जाता है। यानी एक लॉन्ग टर्म पीरियड में हम सभी अपने प्रोडक्शन जो है साधनों को परिवर्तन कर सकते हैं, और एक ऊंची कीमत पर उत्पादन बाजार का विस्तार देखने को मिलता है जिससे पूर्ति भी आपकी बढ़ेगी। तो ये इसकी क्रियाशीलता के कारण है। निम्नलिखित आंकड़ों से बाजार पूर्ति ज्ञात कीजिए। तो इसका योग कर दो बस। 10 रुपए पर ए और बी की पूर्ति का योग 30, और 15 और 30 45, 20 और 40 60, 30 और 60 90, 40 और 80 120, 50 और 100 150, 60 और 120 180। यानी इनका केवल टोटल जो होगा वो क्या कहलाएगा? बाजार पूर्ति हुई। बाजार पूर्ति की परिभाषा क्या बोलती है? विभिन्न विक्रेताओं द्वारा एक या निश्चित कीमत पर पूर्ति की जाने वाली मात्राओं के योग को बाजार पूर्ति कहते हैं। पूर्ति वक्र में परिवर्तन को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए कि पूर्ति वक्र में परिवर्तन जो है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो पूर्ति वक्र में परिवर्तन की बात कर रहा है, तो परिवर्तन जो है
कहीं ना कहीं ध्यान में आ रहा है तो आपको यही लिखना है कि वस्तु की पूर्ति को बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे वस्तु की स्वयं की कीमत, उपभोक्ता की प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, तकनीकी में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, विशेष अवसर, कर वगैरह, प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह। इनमें केवल जो है जो एक तत्व जो है वस्तु की कीमत पूर्णतः स्थिर रहेगी और इसके अलावा बाकी किसी भी तत्व में परिवर्तन होने पर पूर्ति वक्र अपना दाएं और बाएं ओर शिफ्ट होता है। फिर किसी भी एक तत्व को लेकर आप समझा सकते हो कि इसमें इस तरीके जैसे विशेष अवसर आएगा तो अपना पूर्ति जो क्या होगा, पूर्ति वक्र परिवर्तन होगा, दाएं ओर खिसकेगा और जैसे ही विशेष अवसर जाएगा वापस बाएं ओर खिसक जाएगा। तो ये अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।